अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अकाउंटिंग का आज हम डेप्रिसिएशन के कुछ MCQ सॉल्व करेंगे पास पेपर से रिलेटेड, और कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए, ठीक है, ज़्यादा देर ना लगाएं। जनरेट पेपर फॉर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, डेप्रिसिएशन। अ मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2010 फॉर $12,000। 12,000 की ख़रीदी गई है 2010 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो अगर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन है वो 31 दिसंबर को लगेगा पहले साल का। इट हैज़ अ वर्किंग लाइफ ऑफ 8 years आफ्टर विच इट विल बी सोल्ड फॉर 2,000। तो 2,000 हमारी रेजिडुअल वैल्यू हो गई, जो सेलिंग अमाउंट होती है आफ्टर ऑल टाइम यूज़। डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है, यानी कि 12,000 है, 12,000 में से रेजिडुअल अगर निकाल दें तो टोटल 10,000 डेप्रिसिएशन वैल्यू है। स्ट्रेट लाइन में हम इक्वली सबको डिवाइड कर देते हैं बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कि 8 से। तो 10,000 अगर हमें एक साल में कितना डेप्रिशिएट कर रहा है, 8 सालों में 10,000 कर रहा है, तो एक साल में कितना कर रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। ज़रा मैं करके देखूँ कैलकुलेटर में। 10,000 डिवाइडेड बाय 8, इसका आंसर है 1,250, यानी कि 1,250 इज़ द फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम। एक साल में वो मशीन 1,250 डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। 1 जनवरी को ख़रीदा है, ये कह रहे हैं व्हाट वाज द नेट बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर 2010। एक साल की बात हो रही है, तो एक साल में 1,250 डिडक्ट होंगे नेट अमाउंट में से, यानी कि 12,000 माइनस 1,250, तो इसका आंसर आ गया सी। लेट्स सी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, डेप्रिसिएशन, ठीक है, पढ़ते हैं। Tracy runs a clothing store. She sold a computer with a net book value of $2,000 for $1,800. Cash was received. Cash आया है हमारे पास और हमारे पास से कंप्यूटर चला गया है, but no entry had been made in any accounts. ठीक है, अभी तक कोई भी एंट्री हमने नहीं बनाई है। What is the effect on the balance sheet if this error is corrected? ठीक है, यानी कि हमने कोई एंट्री अभी तक बनाई ही नहीं है, तो वैसे हुआ क्या, अगर एंट्री नहीं बनाई है तो जो बैलेंस शीट है उसमें फ़र्क आ जाएगा ना। अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट की, तो नॉन करंट एसेट कंप्यूटर है और करंट एसेट कैश है। नॉन करंट एसेट यस कंप्यूटर है और करंट एसेट कैश है। कैश आया है और नॉन करंट एसेट गया है, तो नॉन करंट एसेट कितना गया है, 2,000, यानी कि नॉन करंट एसेट गया है, यानी कि डिक्रीज़ होगा नॉन करंट एसेट 2,000 से। तो ABCD अगर हम देखें तो डिक्रीज़ 2,000 तो सिर्फ C और D है, यानी कि इसका आंसर C और D में से ही कोई है। और करंट एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा 1,800 से, तो 1,800 इंक्रीज़ डिक्रीज़ 2,000, इसका आंसर C है। यस, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ हर फाइनेंशियल ईयर लूसी डिसाइडेड टू डिप्रिशिएट हर फिक्सचर्स बाय 1,000, ठीक है। विच जनरल एंट्री विल रिकॉर्ड दिस? लूसी डिसाइडेड टू डिप्रिशिएट हर फिक्सचर्स, ठीक है। लूसी डिसाइडेड, यानी कि ये एक्चुअल नहीं है, ये प्रोविज़न है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उसने अपनी मर्ज़ी से एक स्पेसिफिक अमाउंट सेलेक्ट कर ली है बस, ठीक है। तो देखते हैं, तो फर्स्ट में कह रहे हैं फिक्सचर्स डेबिट हो रहा है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स क्रेडिट हो रहा है। ऐसा तो होता ही नहीं है अब्दुल हमीद, फिक्सचर्स डेबिट कैसे हो सकते हैं? फिक्सचर्स की अमाउंट पहले जो थी उससे क्या $10,000 और इंक्रीज़ हो जाएगी? नहीं, ये डेप्रिसिएशन में तो करंट एसेट की अमाउंट डिक्रीज़ होती है, यानी कि क्रेडिट में आती है, तो ये तो नहीं है। अच्छा, पार्ट B, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स क्रेडिट हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में काउंट करते हैं, तो क्रेडिट कैसे हो सकता है? तो A भी नहीं है, B भी नहीं है, C है इसका आंसर, या D भी कह सकते हैं। लेट्स C में है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1,000, D में है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स 1,000, तो C और D में से आंसर है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट में आता है। अब बात यह है फिक्सचर्स क्रेडिट करेंगे या इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट करेंगे।
हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, क्योंकि यही पैटर्न होता है इसका। वैसे तो एक्चुअल अमाउंट फिक्सचर्स की 1000 से कम होनी चाहिए थी, मगर इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस होता है वो लेस होता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। इसका आंसर डी होपफुली। वेरी नाइस, बी आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। हम देखते हैं सवाल तो गलत नहीं कर दिया। Lucy decided to depreciate her fixtures. Okay, at the end of her financial year. अब्दुल हमीद, अगर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हम कोई चीज़ की एक एस्टिमेट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, ठीक है। फिर साल के आखिर में जाते हैं और हम बैड डेट यानी कि एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, और प्रोविज़न जो हमने एक अंदाज़ा लगाया था उसको वापसी हम क्रेडिट कर देते हैं, तो ये इक्वल हो जाता है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक जो है हमारे पास वो मेंटेनिंग लेजर एंट्री है, जो पूरा साल के आखिर में एक धमाका पड़ता है कि इतना एक्सपेंस हो गया। इससे बचने के लिए हम साल के शुरुआत में ही अपनी चीज़ को डेप्रिशिएट कर देते हैं पूरे साल के लिए, ठीक है। फिर साल के आखिर में जो फ़र्क अगर ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाए, हमने 1000 साल सोचा हुआ था अब 1100 हो गया, तो हम सिर्फ 100 ऐड करते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी बैड न्यूज़ नहीं होती, अचानक से धमाका नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, बैड डेट को हम साल के आखिर में, साल के स्टार्टिंग में जो एंट्री बनती है वो बनती है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, या डाउटफुल डेट कहाँ से आ गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, और फिक्सचर्स या कोई भी चीज़ क्रेडिट, ठीक है। और साल के आखिर में जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं बैड डेट डेबिट, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो हमने साल की शुरुआत में लिया था उसको यहाँ पे फिर से हम क्रेडिट कर देते हैं। तो बैड डेट डेबिट तो इसमें कोई है ही नहीं, तो बैड डेट या डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस है, राइट। एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में लेस होता है, तो इनकम स्टेटमेंट जाएगा डेबिट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आंसर बी है इसका। अच्छा जी, अ मोटर व्हीकल, वेट ज़रा, मुझे दूसरे फ़ोन में किसी के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। अ मोटर व्हीकल कॉस्ट $8,000. द प्राइस इंक्लूडेड 36 for petrol. The total payment of 8,000 was debited in the motor vehicle account. What is the effect of this error on the income statement and balance sheet? हमने $36 तो कहीं ऐड ही नहीं करा, ऐसा ही है। जो प्रॉफिट आएगा वो कम आ जाएगा 36 से, ऐसे ही होता है। अब्दुल हमीद, तुमने एक शर्ट सेल करी है, तुमने एक शर्ट ख़रीदी है, ठीक है, 100 रुपये की, और उस शर्ट को लाने के लिए तुमने 50 रुपीज़ का फ्यूल भी ज़ाया करा है, तो मगर तुमने 50 रुपीज़ नहीं कैलकुलेट करा तुम्हारे पास, और फिर तुमने वो शर्ट सेल कर दी 200 रुपये की। तो तुम्हारे जहन में क्या है कि तुमने 100 रुपये की ख़रीदी और 200 की बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का। मगर जब तुम अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपये होंगे, तो तुम्हारे जहन में आएगा कि ओ भाई, प्रॉफिट में से तो 50 रुपये कम हो गया, क्योंकि मैंने जो कन्वेंस यानी कि फ्यूल अलाउंस है वो तो कहीं कैलकुलेट ही नहीं, हमने एंट्री नहीं बनाई थी, तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और नॉन करंट एसेट प्रॉफिट कम हो जाएगा 36 से, प्रॉफिट कम हो जाएगा 36 से। या तुम कह सकते हो, अगर वापसी ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड की हम टर्म यूज़ करें तो तुम्हारे पास आएगा शर्ट के केस में 100 रुपीज़ ना, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट तो तुम्हारा 50 है, मगर तुमने 100 सोचा, यानी कि ओवर स्टेटेड। तुम्हारे पास जो प्रॉफिट आ रहा था वो ओवर स्टेटेड आ रहा था, ओवर स्टेटेड बाई 36, तो इसका आंसर ए या बी है, ठीक है। अब रही बात नॉन करंट एसेट की, तो नॉन करंट एसेट तुम्हारे पास कैश होगा, ठीक है। नॉन करंट एसेट
तुम्हारे पास, तुमने सोचा कि 100 रुपये तुम्हारे पास एट 200 रुपये मौजूद होने चाहिए, क्योंकि तुमने 200 की चीज़ सेल करी है ना, और होंगे तुम्हारे पास कितने 150। तो तुम जब सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हुआ हुआ है और नॉन करंट एसिड यानी कि जो कैश है वो भी ओवर स्टेटेड हुआ हुआ है, तो तुम दोनों जगह 36 लेस करोगे। तो इसका आंसर है ए, प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड हुआ होगा 36 से, और नॉन करंट एसिड यानी कि कैश भी तुम्हारा ओवर स्टेटेड हुआ होगा 36 से। ये तो इजी था। ये अगेन रिपीट हो गया ट्रेसी वाला, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन अ नॉन करंट एसिड। नॉन करंट एसिड पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं? टू एक्यूमुलेट अ फंड ऑफ मनी टू रिप्लेस एन एसिड, to accumulate a fund of money to replace an asset। नहीं, हम फंड्स क्यों रेस करेंगे? अगर कोई चीज़ डेप्रिशिएट कर रही है एसिड, तो उसके बदले में हम कोई चीज़ ऐड नहीं करते। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक कंपनी है, उसकी कोई भी चीज़ डेप्रिशिएट करती है, जितनी अमाउंट से वो उतनी अमाउंट का मनी ऐड कर देता है ताकि बैलेंस शीट बिल्कुल एज इट इज़ रहे, कम नहीं है। उसका मतलब तो यही हो गया कि किसी कंपनी का कोई एक्सपेंस ही नहीं है। तो ये तो नहीं है, एक्सपेंस तो हर किसी का होता है। हम फंड्स रेज नहीं करते कभी भी ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। बी है टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एसेट अगेंस्ट इनकम। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें लेता हूँ शॉप से। तुम्हारी मामा ने शॉप ली फेज़ 8 में वर्थ $2000, या हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तुमने एक मोटर व्हीकल ली जिसका रेंट है पर मंथ 3000, तो एक दिन का कितना हो गया? एक दिन का हो गया 30, ठीक है? नहीं, 3000 डिवाइडेड बाय 30, एक दिन का हो गया 100, ठीक है? 100। अब तुम उस दिन में काम कर रहे हो और उस मोटर व्हीकल से तुम अर्न कर रहे हो 200 या 300, तो तुम्हारे जहन में है कि एक दिन में मेरा जा रहा है 100, अर्न मुझे करना है 100 से ज़्यादा ही, ताकि मैं जो इनकम कर रहा हूँ उसकी जो कॉस्ट है उसके एज पर कैलकुलेट कर सकूँ। टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एसेट अगेंस्ट इनकम। बी सही आंसर है। क्या पता और भी हम पढ़ते हैं। टू इंश्योर प्रॉफिट आर नॉट अंडरस्टेटेड, हम डेप्रिशिएट करते हैं। अंडरस्टेटेड नहीं, अगर ओवरस्टेटेड लिखा होता तो ये बिल्कुल सही आंसर होता सी, मगर अंडरस्टेटेड थोड़ी ना होगा। अगर हम डेप्रिशिएट ही नहीं करें किसी चीज़ को तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड आना चाहिए, तो सी आंसर नहीं है। टू शो द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ शो क्यों, हम तो प्रॉपर बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं टू कैलकुलेट द नेट इनकम। तो इसका आंसर बी है, सबसे एक्यूरेट तो बी ही लग रहा है। सही है। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? इसका आंसर तो तुम खुद ही दोगे, ये तो बड़ा इजी है, ठीक है? ए बी सी डी। अच्छा, ये आ गया। अ मशीन कॉस्टिंग $60,000 is depreciated by 25% per annum. 25% per annum on a diminishing balance method. ठीक है। What was the depreciation charge for the second year? 60,000 का है, ठीक है? 60,000 पहले साल 25% डिप्रिशिएट करा, जो नेट अमाउंट आएगी, फिर अगले साल 25% उस नेट अमाउंट का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है? इसके लिए कैलकुलेटर मेरे पास हाथ में है, मगर मैं चाहूँगा कि स्क्रीन में ही कैलकुलेटर खोल लूँ ताकि तुम भी इसकी कैलकुलेशन देख लो। 60,000 है ना, ठीक है? 60,000 नेट अमाउंट है, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है। अब कितना परसेंट डेप्रिशिएट कर रहा है? पहले साल कर रहा है 25%, और परसेंटेज का सिंबल ही नहीं दिख रहा मुझे माशाल्लाह से। ये रहा
पहले साल डेप्रिशिएट करेगा 15,000, तो 60,000 में से जब मैंने लेस कर दिया 15,000, तो हमारे पास सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो होगी 45,000। फिर 45,000 का भी हम 25% निकालेंगे, तो इसका 25% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 11,250, यानी कि सेकेंड ईयर 11,250 डेप्रिशिएट होगा। इन्होंने कहा है सेकेंड ईयर का बताओ, दोनों उसका साथ नहीं बताओ। अगर दोनों का साथ कहते तो पहले साल हुआ था 25,000, दूसरे साल होगा, इसमें ऐड कर देते हैं, दूसरे साल 11,250, पहले साल 25,000 हुआ था, तो दोनों का एक साथ तो 36,250 हो रहा है। मगर इन्होंने सिर्फ सेकेंड ईयर दूसरे साल का कहा है, तो इस वजह से आंसर ए है इसका। ठीक है। विच एंट्री इज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। विच एंट्री इज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड टू एनुअल डेप्रिसिएशन। सालाना डेप्रिसिएशन में इनकम स्टेटमेंट डेबिट होता है और प्रोविजन क्रेडिट होता है। इसका आंसर बी है। यस, बी है। अभी ऊपर भी करा था ना मर्सी वाला। ठीक है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कॉस्टिंग $100,000 इज डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एट 25 per annum. What will be the net book value at the end of third year? पहले साल 25% डेप्रिशिएट करेगा तो 100,000 का 25% होता है 25,000। पहले साल 25,000, दूसरे साल 25,000, तीसरे साल 25,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हम इक्वली करते हैं ना, तो 3 साल में 75,000 हो जाएगा। इसका आंसर है डी। व्हाट विल बी द नेट बुक वैल्यू। देखो सवाल मैंने नहीं पढ़ा सही। इन्होंने ये नहीं पूछा कितनी अमाउंट अप्रिशिएट करेगी 3 साल में। इन्होंने ये पूछा नेट बुक वैल्यू बताओ, यानी कि रिमेनिंग वैल्यू बताओ। 75,000 तो डेप्रिशिएट कर जाएगी, तो रिमेनिंग उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई 25,000, तो उसका आंसर बी है। ठीक है। मशीनरी वॉज परचेज फॉर 100,000 and depreciated by 20% per annum using the straight line method. 20%, ठीक है। 3 years later it was sold for 25,000। ठीक है। तो 3 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डायरेक्ट जो भी अमाउंट आएगी 20% उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके लेस कर देंगे 100,000 से। तो 100,000 का 20% होता है 20,000। 3 साल का हो गया 60,000। 60,000 जब हम माइनस करेंगे 100,000 में से, तो 40,000 नेट बुक वैल्यू आनी चाहिए थी हमारे पास, मगर हमने सेल करी है उसको कितने की 25,000 की। यानी कि नेट बुक वैल्यू हमारे पास थी 40,000 की, हमने सेल कर नेट बुक वैल्यू यानी कि कंपनी 40,000 की वर्थ रखता है उस मशीनरी की, और हमने सेल कर दिया 25 का। कितनी अमाउंट कम आई? 15,000 कम आई ना, तो ये हमें लॉस हो गया। 15,000 का लॉस हो गया। आंसर है ए। यस। अच्छा, ये वीडियो कितनी बड़ी हो चुकी है? इधर तो टाइम कहीं मेंशन ही नहीं है। ओके। व्हाट वुड अकर यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या पॉसिबिलिटी है अगर हम डिमिनिशिंग मेथड बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 2 इज़ ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 1। बिल्कुल गलत है। पहले साल का सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे साल का जो नेट, ऑब्वियसली जो नेट अमाउंट आएगी उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो पहले साल का हमेशा ज़्यादा होता है, दूसरे साल का कम होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 2 इज़ लेस देन डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 1। ये बिल्कुल सही है। सी, डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 2 इज़ द सेम एज द डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 1। ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सी बी आंसर। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा होता है कि हर साल का इक्वल होता है। डी में कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईयर 2 इज़ 0। बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर बी है। ओके। अभी थोड़ी देर पहले ये सॉल्व करा था। ठीक है, बस वीडियो यहीं तक के लिए रखते हैं। बहुत लेट हो चुकी है। क्या टाइम हो रहा है? 4:27, 4:30 अप्रॉक्स।
बाकी जो सवाल तुमने मुझे कहा है अब्दुल हमीद सॉल्व करने के लिए, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्क्रीन पे समझाना। अगर लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर रहा होता तो ज़रूर मैं करवा देता। तो मैं वो कल आते ही फ़ौरन उसको सॉल्व करेंगे और फिर मज़ीद आगे पेपर 2 के क्वेश्चन पास पेपर सॉल्व करेंगे।